Okay, now hello everyone. Welcome to my YouTube channel. My name is Urvashi and I am really excited to start this NCERT series with you all. इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कवर करेंगे NCERT के सारे चैप्टर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक। सारे जो भी सब्जेक्ट्स है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे हम लोग कवर करेंगे स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक, ठीक है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दिस सीरीज विल हेल्प यू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ let's start this journey together and make learning easy and interesting. Okay, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास NCERT हिंदी मीडियम। ओके, स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 1 हमने लिया है। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। नाउ देखो, आपकी तरह मेरी तरह, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। डायरेक्टली तो मैं टीचर नहीं बनी हूँ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है, नाम क्या है, रशीदा। रशीदा ने एक क्वेश्चन पूछा कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। हम भी कभी कभार सोचते हैं तो हमें भी लगता है कि भाई चल क्या रहा है, कि भाई हम लोग यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, रोड्स वगैरह है, तो ये सब बनाने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे पता चला कि इसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये जगह यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें। चलो अब कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो, स्मृति यानी कि मेमोरीज, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। देखो, अभी तो हमको पता होता है, न्यूज़ में होता है, रेडियो में मिल जाता है, टेलीविज़न, सब जगह आपको पता रहता है कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्राइम्स है या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको पता होती है। लेकिन पहले, काफ़ी साल पहले क्या हुआ होगा, जैसे आप अपने मम्मी पापा के मुंह से सुनते हो कि भाई हमारे टाइम पर तो ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी और तुमको फैसिलिटी मिल रही है तो तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो। हमारे टाइम पर तो ये सब नहीं था तो हम नहीं कर सके, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिलती है, मुझे भी सुनने को मिली थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा होता रहता है। तो बहुत पहले क्या हुआ था, यानी काफ़ी हज़ारों सालों पहले क्या हुआ था, तो ये हम लोग कैसे पता लगाए, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास यानी कि पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना और उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखना, ठीक है। पुराने जो गलतियाँ अगर हुई है तो उन गलतियों को न दोहरा के कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आंखें टको, अब आंखें टको यानी कि शिकारियों, यहाँ पर ब्रैकेट में ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको आंखें टको जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग में या फिर MCQs में कहीं पर भी आपको अगर वर्ड ये दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई इसको बोलते क्या हैं, ठीक है। तो शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनको कृषकों बोलेंगे। शासक यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं वो, ठीक है। व्यापारियों, पुरोहितों, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे उस वक्त वो। शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे या कौन से नाटक देखा करते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इसी पैराग्राफ के अंदर रहकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब देखो, लोग कहाँ रहते थे, आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि मानचित्र। व्हाट इज़ मानचित्र? तो मैप।
मानचित्र का मतलब होता है मैप। अब यहाँ पे बोला है कि पृष्ठ 2 यानी कि पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब यहाँ पे हम लोग पहले मैप देख लेंगे, ठीक है। पहले आप लोगों को अगर मैप दिया गया हो तो वो देखना, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इजी रहे समझने में। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया, नर्मदा नदी। तो आप देखो नर्मदा नदी यहाँ पे आपको कहाँ दिख रही है, तो यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। ये रही आपकी नर्मदा नदी। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक यानी शुरुआत के जो लोग थे, लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि आखेटको, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आखेटको यानी कि शिकारिया। अब शिकारी किसका शिकार करेगा, मतलब शिकारी कौन कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब वो शिकार करेगा तब। तो यहाँ पर शिकार का मतलब होता है आखेट, और जो शिकारियाँ होते हैं उनको बोलेंगे हम लोग आखेटको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पहले के ज़माने के लोग थे वो मोस्टली क्या करेंगे कि नदी किनारे जहाँ पे पानी उनको इजीली अवेलेबल रहेगा वहीं पे वो लोग रहते थे। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग ट्रैवल तो करते थे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे लोग थे कि भाई वो वहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि अगर नदी है, पानी है, तो जो आसपास के जो जानवर होंगे वो पानी पीने के लिए वो नदी पे आएंगे, नदी के तट पर पानी पिएंगे, तो वो ईजिली उनका शिकार कर सकते हैं। साथ में जो भी इंसान, जो भी आदिवासी, पहले के ज़माने में तो लोगों को आदिवासी ही बोलते थे, हम होंगे, आपके जो पूर्वज वगैरह होंगे उनको भी आदिवासी ही बोलते थे, ठीक है। तो वो लोग भी क्या करते थे कि नदी के आसपास में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पानी मिलेगा और फिर जो जानवर होंगे उनका शिकार करना भी इजी रहेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि जो लोग थे वो पहले एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, ठीक है, ठहरते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, एक ही जगह पर स्थायी होना उन्होंने शुरू किया। कैसे किया? स्थायी होने के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें सबसे पहले की, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा। अब आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शंस, कहाँ पर क्या कैसे सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको 4 डायरेक्शंस तो मालूम होते हैं ना, कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अगर नहीं भी याद हो रहा तो आप लोग पहले प्लस के साइन लगा दो। देखो नॉर्थ और साउथ के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे आएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ, और यहाँ पे आएगा दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। अब पश्चिम और पूरब को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ये मैप देख लो, ठीक है। मैप में हमने ऐसे प्लस की साइन बना दी। अब आप कौन से स्टेट के हो उस अकॉर्डिंग हम देखो। फॉर एग्जांपल मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, तो गुजरात यहाँ पर है, तो ये कौन सी साइड हो गई मेरी, वेस्ट। मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात मैप में किस साइड होगा, तो वो साइड हो जाएगी वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। और या उसके जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, ईस्ट, जहाँ से सूरज उगता है, ठीक है, सूर्योदय होता है, वो हो जाएगा हमारा पूरब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये हमारा रहा उत्तर, ये रहा हमारा पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम की साइड, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किरथर और सुलेमान, ठीक है। जहाँ पर भी ये ब्लू कलर्स की लाइन आपको दिख रही है वो आपका क्या होगा, नदी होगा, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल होगा वो पहाड़ी होगा, या फिर ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली बोला गया है कि जो सुलेमान है और जो किरथर है वो क्या है, पहाड़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व यानी यहाँ पर दिशा की बात नहीं चल रही, यहाँ पर पूर्व यानी कि पहले, ठीक है,
तो ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 साल पहले, 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब सबसे पहले उन्होंने कौन से अनाज उगाए थे? तो आएगा गेहूँ और जौ। कितने साल पहले? तो 8000 वर्ष पहले, ठीक है। 8000 यानी बहुत काफ़ी पुराना है, ठीक है। उन्होंने फिर भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब डायरेक्टली तो वो पालतू नहीं बनाएंगे ना, वो वहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। आजू बाजू में जानवरों को वो लोग देखते होंगे और देखते होंगे, पता लगाते होंगे कि भाई इन जानवरों से हमें कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन जानवरों के साथ रहना शुरू किया, यानी कि एक तरीके का पालतू उन्होंने बना दिया, ठीक है। ये लोग गाँव में रहते थे। अब गांव कहाँ से आया? डायरेक्टली गांव नहीं आया है, उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना पढ़ो। उत्तर पश्चिम में गारो, यहाँ पे उत्तर पूर्व, अब यहाँ पे उत्तर पूर्व दिया गया है। हमने ऊपर जो पढ़ा वो उत्तर पश्चिम था, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे उत्तर पूर्व, ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा हमारा पूर्व में गारो तथा मध्य भारत। उत्तर पूर्व में गारो। अब यहाँ पे आपको गारो कहाँ दिख रहा है? देखो ये रही ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे की साइड दिख रहा है आपको गारो पहाड़ी तथा मध्य भारत, मध्य यानी कि सेंटर। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। विंध्य पहाड़ी का है मध्य भारत यानी सेंटर में, ठीक है, सेंटर ऑफ भारत, यहाँ पे विंध्य पहाड़ी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि यानी कि खेती, ठीक है, का विकास हुआ, यानी कि धीरे धीरे लोगों को पता चला कि खेती कैसे करी जाती है, इससे हमें कितने लाभ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब आपको इतना याद रखना है कि गेहूँ और जौ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आया कि जो चावल है, चावल कहाँ पर? तो सेंटर से उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ, ये जो पार्ट है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या यूज़ हुआ? चावल का उन्होंने उगाना उनको स्टार्ट किया। नाउ आगे हम लोग देखते हैं कि मानचित्र, मानचित्र यानी कि मैप, इतना याद रखना। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब सिंधु नदी तो ठीक है, लेकिन सहायक नदियाँ क्या होती है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिंधु नदी जा रही है, ठीक है, ये हमारी क्या है? सिंधु नदी है, ठीक है। सॉरी डबल हो गया, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये हमारे क्या है? सिंधु नदी। अब यहाँ से कोई नदी मिल रही है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई नदी मिल रही है, तो वो क्या हो गया? ये सारी जो नदियाँ हैं वो किसको मिल रही है? तो सिंधु नदी के अंदर वो समाहित हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सहायक नदी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी देखेंगे तो सिंधु नदी यहाँ पर है, ठीक है, देखो ये रही हमारी सिंधु नदी, ठीक है। अब उसकी सहायक नदी अगर आप देखोगे तो जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सारी जो है उसकी सहायक नदी है। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ मैप के थ्रू, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? नोटबुक में राइट डाउन कर देनी है, ताकि आपको बार बार जो है वो बुक खोल के देखना ना पड़े। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए कि भाई क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, क्या चीज़ें हमको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें। नाउ सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। 4700 वर्ष पहले इन नदियों के आजू बाजू में सबसे पहले लोग रहने आए, वहाँ पर नगर बसे, तो ये सारी चीज़ें। नाउ गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जो भी लोग आजू बाजू में रहते थे, मतलब कहीं पर भी रहते होंगे, तो समझ लेने का कि आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो नदी या पानी होगा, ठीक है। वहीं पर आपको आजू बाजू में लोग देखने को मिलेंगे पहले के ज़माने में। तो यहाँ पर हमने सिंधु नदी पढ़ी, फिर गंगा के आजू बाजू में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी लोग रहते थे।
अब पहले हम लोग ये साइड का पढ़ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो या फिर ऐसा ना हो जाए कि ये पढ़ना ही रह जाए। मानचित्र 1, दक्षिण एशिया आधुनिक भारत। देखो दक्षिण एशिया कौन सा, अगर वर्ल्ड का मैप अगर आपको याद हो या फिर अगर आपने कहीं पर देखा हो, नहीं भी देखा तो एक बार देख लेना ताकि आपको आइडिया आ जाए। देखो दक्षिण एशिया तो उसमें क्या आ जाएगा, आधुनिक भारत, आज का भारत। आधुनिक यानी आज की जो चीज़ें हैं वो, आज की जो जगह है वो, आज के देश। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण एशिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उपमहाद्वीप कहेंगे। आगे आप लोग उपमहाद्वीप का वर्ड जो है उसको मोस्टली देखोगे तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि उपमहाद्वीप क्या होता है। दक्षिण एशिया को बोलेंगे जहाँ पर ये जो सारे जो भी कंट्रीज़ हैं, जो देश है वो अंदर उसके आ जाते हैं। नाउ गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा नदी और उसकी सहायक नदी कौन सी, सोन, उसका पता लगाते हैं। तो एक बार मैप में देख लो। मैप आपके लिए यूज़फुल इसलिए रहेगा ताकि आप देख पाओ कि कौन सी जगह कहाँ पर है, आपको पूरा का पूरा इमेज उसके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे रही गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन यहाँ पर है, जो हमने अभी विंध्य पहाड़ी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसके पास में नर्मदा नदी के भी पास है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार, आज का जो बिहार है उसको पहले हम लोग मगध कहते थे, ठीक है। प्राचीन काल यानी पहले के ज़माने में मगध बोला जाता था, तो उस नाम से वो जाना जाता था। मगध के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मगध के राजा महाराजा कौन थे, फिर मगध के आजू बाजू के जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, उनके राजा महाराजा क्या करते थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मगध हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। आजू बाजू में भी मगध जैसे दूसरे भी जो राज्य थे उनकी स्थापना हुई थी। देखो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप, देखो उपमहाद्वीप आया यानी कि दक्षिण एशिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक उन्होंने ऑलवेज ट्रैवलिंग किया है, ठीक है। जैसे आज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सेम एज इट इज़, लेकिन आज तो हमारे पास क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, उस वक्त नहीं था। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियाँ जैसे समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे, ठीक है। अब आपको अगर आपको याद रखना हो तो आपको इतना याद रखने का कि देखो जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे, पहला तो एक तो घूमने के लिए जा सकते हैं कि भाई उन्होंने अगर कोई दूसरी जगह नहीं देखी है तो वो चीज़ देखने के लिए जाएंगे कि भाई वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, जो जहाँ पर हम अभी रहते हैं क्या उससे वो जो सामने वाली जगह है या दूसरी जगह है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है या बुरी है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आएगा कि वो लोग क्या करते होंगे, फॉर एग्जांपल अगर गंगा नदी है या सिंधु नदी है उसके आजू बाजू में अगर लोग रहते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कुछ भी प्राकृतिक आपदा यानी कि डिज़ास्टर बोल सकते हो, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके कारण भी लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह वो लोग क्या करते थे, माइग्रेट करते थे यानी कि जाते थे। तीसरा, जब राजा महाराजा का ज़माना आएगा तब वो लोग क्या करेंगे कि एक सामने वाले राज्य को हराने के लिए, उस राज्य को अपने राज्य के अंदर मिलाने के लिए वो क्या करेंगे, हमला करेंगे, अपनी सेना को भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको मेन ये जो 3 रीजंस है, 3 जो कारण हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मूल्यवान वस्तुओं में सोना, चांदी, हीरे, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है।
धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब देखो, लोग अगर फॉर एग्जांपल हम लोग हमारी फैमिली में रहते हैं, 4 लोग या 5 लोग आपकी जो भी फैमिली में रहते होंगे, वो आप लोग उनके साथ रहते हो, आपको पता होगा कि आपकी मम्मी का नेचर कैसा है, आपके पापा का नेचर कैसा है, वो कैसा सोचते हैं, आपके भाई बहन, ठीक है, इन लोगों के बारे में। लेकिन आपको आजू बाजू के लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप उनसे बातचीत करोगे तब जाके आपको पता चलेगा ना कि उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर उनके लोगों के बारे में क्या राय है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप बातचीत करोगे या मिलते जुलते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कोई कमी है या नहीं है, या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ पहले के ज़माने में भी हुआ करती थी। अब आगे, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? भाई हम लोग तो घूमने जाते हैं, इसलिए यात्राएं करते हैं, है ना। चलो एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, आप लोग देख लेना एक बार। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारे जो दक्षिण एशिया का जो उपमहाद्वीप है उसके अंदर आप देखोगे कि पर्वत भी है, पहाड़ भी है, समुद्र है, रेगिस्तान है, ये सारी चीज़ें आपको एक ही मतलब दक्षिण एशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। अब आजू बाजू में भी अगर आप देखोगे आज के ज़माने में भी, तो भाई आज अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने देखा होगा कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखते हो तो गोकुलदास सोसाइटी, उसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड्स होते हैं। खाना जो भी खाना खाने का तरीका या फिर खाना बनाने का तरीका या फिर जो भी खाने के अंदर आपको वैरायटी मिल जाएगी, कपड़े पहनने की वैरायटी मिल जाएगी, उनका अलग फेस्टिवल्स होगा, त्यौहार वो अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते होंगे। तो यही सारी चीज़ें पहले के ज़माने में भी लोग क्या करते थे, एक दूसरे से जो भी विचार थे वो शेयर करते थे, उनके विचार अपनाते थे, अपने विचारों को वो व्यक्त करते थे। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। नाउ अब देश के नाम देखो, आपको क्या करना, अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है तो हमेशा जो भी देखो यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया गया है, तो आपको उस टॉपिक का ऊपर नाम लिख देना है जो भी टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल देश के नाम, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको पूरा पैराग्राफ वापस रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके दिमाग में आता है वो चीज़ आपको मतलब जो चीज़ मेन है वो चीज़ लिख देनी है। तो जैसे हम लोग देश के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंडिया तथा भारत, इसके अलावा हम लोग अभी फ़िलहाल कोई भी नाम यूज़ नहीं करते। तो इंडिया का शब्द कहाँ से आया, तो इंडस से निकला। इंडस का जो संस्कृत वर्ड है उसको क्या बोलेंगे, सिंधु। अब सिंधु नदी, अभी हमने जो सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, तो उसी सिंधु को लोग क्या करते थे इंग्लिश में, इंडस। सिंधु यानी इंडस बोलते थे वो लोग, ठीक है। तो इंडस को उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया निकाला। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। अब ये रहा हमारा मैप, एक बार रफ कर लो। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, उत्तर
पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम, जो यहाँ पर जो सिंधु नदी आपको दिख रही है, तो यहाँ से इस साइड के जो भी लोग थे, कौन, तो ईरान और यूनान, उनके बारे में बोला गया। तो वहाँ से लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, इस सिंधु नदी को इंदोस या हिंदोस बोला। तो यहाँ पर जो ये पूर्व यानी कि इस साइड वाला, अब सिंधु नदी यहाँ पर है तो उसका राइट साइड ऑलवेज पूर्व होगा, ठीक है। तो पूर्व को उन्होंने क्या बता दिया, इंडिया का नाम उन्होंने दे दिया था, ठीक है। देख लेते आगे। भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब आगे बोलेंगे, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो लोग होते थे, लोगों की जो भीड़ होती थी, आज हम लोग भीड़ बोलते हैं, लेकिन लोगों का समूह, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा होकर खड़ी हैं तो उनको क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। तो उस समूह के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे, भारत नाम का यूज़ करते थे। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए हुआ, देश के लिए हुआ, यानी कि भारत से भारत। नाउ अतीत के बारे में कैसे जाने। अभी हमने देश के बारे में पढ़ा, अब आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, ठीक है। पहले के ज़माने में बुक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे जैसे आज के ज़माने में है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, ठीक है। आज भी हम लोग हाथ से ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं उनको क्या बोलेंगे, पांडुलिपि। उसको हम लोग अंग्रेजी यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। पांडुलिपि जो हाथ से लिखा हुआ होता है उसको बोलेंगे। उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से आया, तो ये रहा लैटिन शब्द मैनु का अर्थ होता है हाथ से, हाथ या फिर हाथ से निकला हुआ, ठीक है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, अब देखो इतना याद रखो, पांडुलिपि जो हाथ से लिखा हुआ होता है उसको बोलेंगे पांडुलिपि। पांडुलिपि को जो इंग्लिश वर्ड है उसका मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि मैनु का मतलब क्या होगा, जो लैटिन वर्ड है उसको बोलेंगे जिसका अर्थ हाथ से निकला हुआ, ठीक है, या फिर हाथ से लिखा हुआ। अब जो पांडुलिपियाँ होती थी वो किसके ऊपर लिखा जाता था, तो ताड़पत्र या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो बुर्ज नाम के जो पेड़ होते हैं उनकी छाल से जो स्पेशल तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था और उसमें लिखा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे साइड में कुछ दिया है तो एक बार पढ़ लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को फोटो दी गई है, तो आप उसमें एक बार देख लो कि किस तरीके से है यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर जो पांडुलिपि दिखाई दे रही है आपको, ये कितने साल पुरानी है, 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये रहा, आगे पढ़ेंगे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ कहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी, जो पुराने मंदिर और विहार क्या है वो हम लोग आगे जो जैन और बुद्ध का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंदिरों और विहारों में देखने को मिलेगी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल। देखो तीन भाषाओं में आपको ये पांडुलिपियाँ देखने को मिलेगी। एक है संस्कृत, दूसरी है प्राकृत यानी कि जो लोकल लैंग्वेज, वहाँ के जो लोकल पब्लिक जो यूज़ करती थी वो, ठीक है। और तीसरा है तमिल, ठीक है। तो आपको 3 लैंग्वेज याद रखनी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, आम लोग यानी कि जो लोकल वहाँ के जो लोग थे वो। अब हम अभिलेख किसको बोलेंगे, जो
पत्थर पे लिखा हुआ। अभी हमने पांडुलिपि के बारे में पढ़ा। पांडुलिपि जो बुर्ज नाम के जो पेड़ होते हैं उसकी खाल से, फिर ताड़ पत्रों के ऊपर लिखा हुआ। तो सेम एज इट इज़ जो अभिलेख है वो किसके ऊपर आएगा? कठोर, कोई भी कठोर जो सतह होती है, जैसे पत्थर ही ले लो आप, ठीक है, तो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलेख। तो अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत, इसमें से पत्थर ही नहीं आएंगे, जैसे बड़े बड़े जो बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक कठोर सतह ही है ना, तो वो इस तरीके से। तो ऐसे लेख मोस्टली आपको पत्थरों पे देखने को मिलेंगे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अगर कोई भी राजा महाराजा है, उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया या फिर कोई भी युद्ध वगैरह जीता, या फिर लोगों को उनको कोई भी सूचना पहुंचानी होगी, जैसे आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो आपकी स्कूल में या फिर कॉलेज में कई बार भी अगर आपको कोई भी नई चीज़ आती है, नोटिस आती है, या फिर कोई भी नया रूल्स और रेगुलेशन अगर स्कूल वाले बनाते हैं, ठीक है, आपको क्लास में तो इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन साथ में हार्ड कॉपी क्या करते हैं वो लोग? नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं ताकि आप आते जाते पढ़ पाओ, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हुआ करता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे कि भाई अगर कोई राजा है, ठीक है, उसने सामने वाले राजा को हरा दिया है, तो वो उस राजा के पास से हमें कौन कौन सी चीज़ें हासिल हुई हैं, तो वो सारी, जैसे उनके कितने महल थे, उनकी कितनी ज़मीन थी, उनके पास कितना खजाना था, उनकी कितनी प्रजा थी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये लोग क्या करते थे? लिखते थे, पता चले कि भाई हिसाब लगाना। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर दिया गया है साइड में, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। देखो ये आपको वो इमेज दिख रही है, ठीक है, अभिलेख की, तो वो कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान में कहाँ पर? तो कंधार, ठीक है। यह अभिलेख अशोक, किसने लिखा है? अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे इसके बारे में कि अशोक कौन था, इसने ऐसा क्यों किया था, ये सारी चीज़ें। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि यानी कि जो भी आप लिखते हो उसकी लैंग्वेज, ठीक है। तो लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। तो लिपियाँ किस चीज़ से बनी होती है? एक तो अक्षर या फिर कोई भी संकेत, ठीक है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हो सकता है अगर आपको पूछ ले। और रही बात डिटेल में पढ़ने की, तो आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, ठीक है। इसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं। गूगल पे सर्च करके नहीं, अपने खुद के दिमाग से आपको बताने हैं। आप पत्थर पे लिखने जाओ तो आप बता सकते हो कि भाई इसके क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, और उसमें कितनी मुश्किलें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें। आगे, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। आप अभी तक जो भी अपने फ़ोटोज़ वगैरह देखे उसमें आपने देखा होगा, आगे भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या फिर वो उनकी खोज करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पुरातत्वविद बोलेंगे, ठीक है।
पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। यानी कि छोटी से छोटी चीज़ भी अगर उनको मिलती है तो उनसे पता लगा सकते हैं कि वो कितने साल पुरानी है, इस समय कौन से राजा महाराजा थे, ठीक है, उस समय लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र यानी कि एक चीज़, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको फोटो दी गई है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। ये जो बाएं की साइड दी गई है यहाँ पर, ठीक है, वो दाएं यानी कि ये जो चीज़ दी है वो, ये दोनों चीज़। एक पुराना चांदी का सिक्का, देखो ये जो है वो चांदी का सिक्का है, दिख रहा है आपको कहीं से चांदी। इस तरीके सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। यानी कि ये जो चीज़ है वो सब ज़्यादा पुरानी है और उसके बाद ये आएगा, ठीक है। सिक्कों का इस्तेमाल मोस्टली राजा महाराजा के टाइम पर ही हुआ होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। बार्टर सिस्टम यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ देना, पैसे तो हुआ नहीं करते होंगे उनके पास, इसलिए इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न हैं? देखो, ना तो इसका कोई प्रॉपर शेप है, इसके अंदर जो भी चित्र अंकित किए गए हैं उसके बारे में क्या चीज़ है, ये जो है वो आगे वाली आगे का सरफेस है और ये पीछे का, ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब देखो आगे क्या है वो पढ़ेंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते। कोई भी चीज़ मिलती है एविडेंस के रूप में तो उसको क्या बोलेंगे, स्रोत, ठीक है। और जो पुरानी जो चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलेंगे, इतिहासकार। जो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत, जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, यानी अतीत का अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। पुरानी कोई भी अगर हमको चीज़ मिलती है तो हमको जानने में की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि भाई वहाँ के जो लोग थे वो इसका कैसे यूज़ करते होंगे, क्यों यूज़ करते होंगे, ये सारी चीज़ कैसे बनी होगी, ठीक है। अगर आप घूमने के लिए अगर म्यूज़ियम में गए हो स्कूल पिकनिक के थ्रू या फिर अलग से भी पेरेंट्स के साथ, तो आप देखते होंगे कि कितनी पुरानी चीज़ें कुछ भारी होती होंगी, कुछ यूनिक होती होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। आगे, अतीत एक अतीत है या फिर बहुत सारे अतीत है, वो हम आगे पढ़ते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? नहीं, हमने तो डायरेक्ट चैप्टर ही खोल दिया है ना। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। अब एक वचन, बहुवचन, ये तो आप हिंदी में पढ़ते होंगे, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन डीप में नहीं बताऊँगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक अतीत या अलग अलग अतीत, और फॉर एग्जांपल जितने लोग होंगे उनका पास्ट अलग अलग होगा, उनका अतीत अलग अलग होगा, ठीक है। सबका एक जैसा पास्ट तो नहीं होता ना,
तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो राजा रानी होते थे उनका अतीत और जो नॉर्मल जो किसान होते थे या फिर कोई भी व्यापारी होता था उन लोगों का अतीत अलग अलग होगा। ठीक है, उनका खाने पीने का तरीका, रीति रिवाज, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, ये सारी चीज़ें अलग होती थी। ठीक है, यहाँ पर आज का उदाहरण दिया गया है कि आज भी जो अंडमान द्वीप है उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना भोजन खुद ढूंढते हैं, जैसे मछलियाँ पकड़कर है, शिकार करके, फल फूल से वो लोग क्या करते हैं, खुद ही उसका मतलब अपना भोजन वो तैयार करते हैं। और इसके विपरीत हम लोग देखोगे शहर में हमको सब कुछ रेडी मिल जाता है ना, सिर्फ पैसे देकर आओ और लेकर आओ। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। देखो उन्होंने क्या किया था, पहले के ज़माने में राजा महाराजा लिखते थे, क्यों? ताकि उन्हें पता चले कि हमने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर हमें सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें। इसलिए वो लोग क्या करते थे, लेखा जोखा रखते थे। और इसी कारण वो लेखा जोखा रखते थे, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, आज उनके बारे में पढ़ पा रहे। अगर उन्होंने कुछ रखा ही नहीं होगा, सब कुछ अपने दिमाग में या मन के अंदर रखा होता तो हम लोग को नहीं पता होता, है ना। हमको फिर पता करने के लिए उसी इंसान को पकड़ना पड़ता, और वो इंसान तो है नहीं फिलहाल। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, वो तो बेचारे अब क्या करेंगे, रोज़ कमाते, रोज़ खाते, रोज़ फिर सो जाते, रोज़ का उनका होता था। इसलिए उनको कहाँ लड़ाई लड़ने जाना था, युद्ध करना था, उनको कहाँ एक दूसरे की ज़मीन हथियानी थी कि वो लेखा जोखा रखे। ठीक है, इसलिए हम लोग को उन लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन राजा महाराजा के बारे में हमको मालूम है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, जैसे आगे आगे आएगा वैसे। कितने राजा थे, कितने साल उन्होंने राज किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्रजा के लिए की, खुद के लिए की, ये सारी चीज़ें। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। शेष यानी कि बाकी। ठीक है, तिथियों का मतलब, अब तिथि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें तो आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, ठीक है, तिथि यानी कि क्या होगा, उस दिन की तारीख, माह यानी कि महीना, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। जैसे अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो इसी तरीके से। और आज की तारीख क्या है वो आपको मतलब तिथि के अगर बारे में पूछे तो आप क्या करते हो, कोई भी नोटबुक अगर आप स्कूल में जाओ या फिर स्कूल में भी आप कोई भी होमवर्क देते हो तो क्या करते हो, पहले डेट, फिर मंथ, उसके बाद जो भी आपका ईयर चल रहा होता है वो आप लिखते हो। तो सेम एज इस तरह वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज़ इतनी याद रखनी है कि 2000 शब्द कहाँ से, यहाँ पर ज़ीरो लिख देने का। ज़ीरो यानी कि यहाँ पर जो ईसा मसीह है उनका जन्म, और अभी फ़िलहाल 2026 चल रहा है ना। चलो यहाँ पे 2000 की बात कर रहे हैं तो 2000 ही लिख देते हैं। यहाँ पे 2000 चल रहा है तो यहाँ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, तो ये जो चीज़ है वो, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ, पूर्व यानी कि ये जो जन्म हुआ उसके पूर्व यानी कि पहले, यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। ईसा पूर्व का यूज़ हम लोग जो है वो आगे देखेंगे, इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग कौन से 2000 में हैं, वैसे तो 2026 में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक हम लोग 2000 के अंदर है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आरंभिक बिंदु यानी 2000 को मेन गिन के हम लोग उसके पहले के जो साल है वो पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी तिथियों के बारे में उल्लेख करेंगे। अभी यहाँ पे बोला गया इतिहास और तिथियाँ, ठीक है, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व,
जो हमने अभी यहाँ पर ईसा पूर्व पढ़ा उसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। देखो यहाँ आ रहा, ये रहा बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी कि इसमें हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। देखो ईसा पूर्व आए तो क्या आएगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। और यहाँ पे जो ई दिया गया होगा यानी कि ईसा मसीह के जन्म के उस वक्त, जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE, ठीक है। AD की जगह आपको CE दिखेगा, ये रहा AD, उसकी जगह क्या हो जाएगा CE, कॉमन एरा, ओके। और दूसरा क्या है हमारा, BC की जगह BCE, BC की जगह BCE, तो ये क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हिंदी में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो भी इंग्लिश के NCERTs अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें ये चीज़ें याद रखनी है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, 200 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। कभी कभी अंग्रेज़ी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। अब आगे पढ़ते हैं अन्यत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। अभिलेख जो हमने पढ़ा कि पत्थरों पर या फिर कोई भी ऐसी कठोर जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है उसको बोलेंगे अभिलेख, ठीक है। तो कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए यानी बहुत साल पहले लिखा गया है। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता है। ऐसे ही थोड़ी कुछ लिख देंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने लिपि या फिर भाषा का यूज़ किया होगा, तो सेम एज इट इज। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है। आपको ये इमेज दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइंस हैं वो दिया गया है, उसके नीचे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखे गए हैं, उसके लेटर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो मिस्र की उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपि जैसे कि यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूश कहा जाता है। इसके बावजूद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, देखो यहाँ पर एल अक्षर के लिए शेर। अभी फॉर एग्जांपल एल फॉर तो लाया नहीं होता है, लेकिन फिलहाल पहले के ज़माने में बोला गया है। और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। एल अक्षर के लोग क्या करते थे, शेर, जैसे ये रहा हमारा शेर, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एल। और ए किसके लिए यूज़ होता था, बर्ड के लिए, देखो ये रहा ना, पक्षी, चिड़िया। तो एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो आसानी से अन्य अभिलेख को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ABCD पढ़नी आती है, लिखनी आती है, तो आप इजीली कुछ ना कुछ आप लिख ही सकते हो, मतलब आप पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो लिखने में इजी रहेंगे या फिर यहाँ पर जो साइन बताई गई या फिर जो चित्र बनाए गए हैं वो आपको इजी रहेगा लिखने में? क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने के लोग जो थे उनको ABCD तो आती नहीं होगी, है ना। ABCD तो बाद में आई ना,
तो वो लोग किस तरीके से ऐसे जो चित्र थे वो बनाते होंगे, सोचो। उनके पास तो ना पेन थी ना पेंसिल थी, तो वो लोग कौन से हथियार या फिर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बनाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी है। अब आपके लिए उपयोगी शब्द कौन कौन से हैं? यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। अज्ञात लिपि यानी कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, अज्ञात यानी कि जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, ये आगे बोला गया है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कृषि यानी कि जो खेती थी उसका आरंभ कब हुआ था, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य और वर्तमान। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, कृषि का आरंभ, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के जो चैप्टर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके अंदर आ जाएगा। अब आपको ये खुद सॉल्व करना है। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। तो पहला बड़ा राज्य, आखेट तथा संग्रह, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक है, आरंभिक कृषि और प्रथम नगर, मतलब मैच द फॉलोइंग दी गई है, तो आपको वो चीज़ खुद करनी है। फिर ये आपको चर्चा भी करना है। चर्चा यानी अगर आपके पास आजू बाजू में कोई ना हो तब खुद से भी कर सकते हो, खुद से करोगे तो आपको आंसर निकालने में ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था इतिहास अतीत, तो वो हमारा ख़त्म हुआ है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 चलाएंगे। ठीक है,